समझने के लिए इकबाल का एक शेर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, और उनका शेर है जनाब के निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस। हाँ जी, ये बीच में फिर कोई मसला आ रहा है, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ जी, ये मैं ग्रुप में आ गया हूँ, 8605 ग्रुप 795। क्या हमारा ग्रुप 795 है? ओके, ठीक है जी। लें जी जनाब, मैंने इसी ग्रुप में आपको भेज दिया है, एक थैंक्स का मैसेज भेजा है। ओके, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, मैं इकबाल का शेर और उसके बाद हम जाते हैं कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इकबाल का शेर है जनाब, होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप लोगों को। इकबाल ने कहा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। 3 क्वालिटीज का तज़किरा किया है इकबाल ने। पहला है निगाह बुलंद, यानी कि निगाह 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 के लिए है, मीन दूर तक लीडर देख रहा होता है, यानी कि विजन। लीडर इज विजनरी, उसको दूर तक नजर आ रहा होता है, उसकी बसीरत की जो आंख है वो दूर तक देख रही होती है। सुखन दिल नवाज, सेकंड वन, दूसरी जो चीज है वो है सुखन। सुखन गुफ्तगू को कहते हैं, आप माशाल्लाह समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उर्दू के भी होंगे। सुखन दिल नवाज, उसकी जो बातचीत है वो बड़ी अच्छी होती है, और इसको हम आजकल के दौर में अगर कहें तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो दूसरी जो क्वालिटी जो कि लीडर की होती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड वन, जां पुरसोस, तीसरी क्वालिटी कि उसकी जो जान है वो पुरसोज होती है, दर्द से भरी होती है, अपने फॉलोअर्स का, अपने आप कहें कि जो कि कौम के लोग हैं, उसकी जो ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए वो घुल रहा होता है। ठीक है जी जनाब। तो 3 क्वालिटीज का इकबाल ने कहा कि यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए, कि यही है वो क्वालिटीज जो कि चाहिए एक मीरे कारवां। मीर लीडर को कहा जाता है, और कारवान आपको पता है कि काफिले को कहते हैं। ठीक है जी, तो ये दीज वर 3, यू कैन से द क्वालिटीज। अच्छा जी जनाब,
एक हम कोर्स का ओवरव्यू लेते हैं कि आपके कोर्स में क्या शामिल है, फिर हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। अच्छा जनाब, ये मैं अभी आपके सामने जस्ट टू डिस्प्ले एक थोड़ा सा हम जायजा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम उन एरियाज को फोकस करेंगे। आपके अगर हम जायजा लें तो योर यूनिट 1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये दूसरा है जनाब। देन इज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन, और फिर है जनाब एजुकेशनल प्लानिंग, और देन इज स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, और उसके बाद आए स्कूल के रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये आप लोग सारे टीचर्स बनने जा रहे हैं। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल भी और फेडरल का भी, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। और फिर है एवेलुएशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देखें कि तकरीबन मैनेजमेंट और लीडरशिप साइड के तकरीबन तमाम चीज़ें ही कवर की गई। तो टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी, मीन टाइम में मैं जितनी देर में स्लाइड, जी जी जनाब, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड मैंने अभी शेयर की नहीं, कैसे शो होगी आपको? अभी तक तो मैं आपका थोड़ा जायजा ले रहा था, कोई आपको थोड़ा सा कोर्स के मुतालिक बता रहा था। अच्छा जी जनाब, तो मुझे आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप? इन तीनों के ज़रा डिफरेंस अगर बता दीजिए, या चले लीडरशिप हमने अभी डिस्कस कर ली है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आपके जहन में जो पॉइंट आ रहा है आप प्लीज़ लिखिए, चैट में लिखिए प्लीज़।
अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके थोड़े पॉइंट्स ले लूं। अच्छा जी, सिद्रा, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑल द इंस्टीट्यूशन, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन रूल ओवर एनी इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट मैनेज एनीथिंग लाइक, ओके, ये प्रवीण कह रही है, ओके, नाइस। मैनेजमेंट इज एबिलिटी टू मैनेज द थिंग्स, ग्रेट। अच्छा जी, ये चलें, सब लोग मैनेजमेंट की कर रहे हैं। डिफरेंस कोई बताएगा जनाब? एडमिनिस्ट्रेशन इज द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज डिसीजन मेकिंग बॉडी, गुड। अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, समीउल हक कह रहे हैं, गुड, नाइस। मैनेजमेंट मीन मैनेज थिंग्स, ओके, नाइस। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें बहुत सारी जगहों पर इंटरचेंजेबली डिस्कस होती हैं, यूज़ करते भी हैं हम, बट जब हम टेक्निकली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जिस तरह के आप अभी पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये दो डिफरेंट, नो डाउट कि एक ही जगह पाई जा रही होती हैं, इनमें तफरीक करना भी हमें मुश्किल नज़र आ रहा होता है, बट देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है कि अगर इसको आप ग्रुप ऑफ पीपल लें कि जी इस कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है, इसका मतलब है देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज मेकिंग द पॉलिसीज एंड हु इज रूलिंग। अच्छा, इसको एक्टिविटी का अगर नाम लें, एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिविटी का भी नाम है, एक आप कह सकते हैं कि एक अमल का नाम है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की पॉलिसी लेवल पे डिसीजन मेकिंग करना। देन व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। वन, मैनेजमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द रिसोर्सेज and use of resources is the task of management, but under the policy of, according to the policy of administration। ठीक हो गया जनाब? अगर आप इनको ऊपर से नीचे हायरार्की में रखना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर आती है और मैनेजमेंट उसके नीचे आती है। लें जी जनाब, तो अब आए ज़रा हम ओके जी, एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? So administration, the word administer derived from the Latin word ad or ministere, means care or look after people to manage the affairs। इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों के मैटर्स को लुक आफ्टर करना, केयर करना। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमें पता चला कि ये लैटिन वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं, एड और मिनिस्टर, इनके से मीनिंग निकला है। Administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends। तो जनाब क्या है कि ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को डायरेक्शन देती है और ताकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल डिजायर्ड एंड या गोल्स की तरफ हो सके। Administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purposes or objectives। तो इसमें भी कंट्रोल की बात आ गई, डायरेक्शन की बात आ गई, कोऑर्डिनेशन की बात आ गई। तो हम ये मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है इनको देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है जी? हम साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी देखते हैं। आपने जो बताई हैं हमने डिस्कस भी कर ली। अच्छा, इट इज द प्रोसेस इन विच डायरेक्ट्स एंड गाइड्स, in which the person directs and guides the operation of an organization on the established aims।
अच्छा जी, एम्स से क्या मुराद है? वो गोल्स, वो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर देती है। एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन टू अदर पीपल। दूसरे लोगों से काम लेना मैनेजमेंट है। डिफरेंस जो आप लोगों ने बताया अभी, तो इसके हम पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे भी कुछ जो इनपुट है वो ले ली जाएगी। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसी बनाती है, मेक द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि मैनेजमेंट उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज डिटर्मिनेटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग डिटरमिन करते हैं भाई ये काम करना है ये नहीं करना, जबकि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूट करती है उन चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेशन बताती है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल की एक्टिविटी है, जबकि मैनेजमेंट मिडिल लेवल की एक्टिविटी है। नॉर्मली हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ओनर्स होते हैं, जो ओनर है भाई उसी की बात चलेगी। और जो मैनेजमेंट है ये वो बंदे हैं जिनको रखा होता है, जो चला रहे होते हैं निज़ाम। जिस तरह मैनेजर हैं जी, ये होटल के मैनेजर हैं, जबकि ओनर जो है वो उससे ऊपर बैठा होता है, वो कहता है भाई इस तरह चलाएं चीज़ों को। अच्छा जी जनाब, और देखते हैं एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। इट्स डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेशन लेती है वो बहुत सारी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो मैनेजमेंट है, इट्स डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, ओपिनियन एंड बिलीफ्स ऑफ द मैनेजर्स। इनके ऊपर डायरेक्ट असर नहीं होता, मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट असर नहीं होता, इसलिए कि वो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे होते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन इट, जबकि दूसरे में मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट। इट नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन, सॉरी ये शायद कंप्लीट नहीं आ रहा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि मैनेजमेंट में आपके पास मैनेजरियल स्किल्स या टेक्निकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा जी जनाब, मैं साथ ही साथ को थोड़ा आपको भी देख लूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। ओके चलें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जी। इट इज़ यूनिवर्सल। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और आप कहें कि जी इसकी तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं। भाई ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे, उसके कैसे गोल सेट हुए? इट इज़ हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक कहा जाता है कि जो तमाम एक्टिविटीज़ को अपने ज़िम्मे ले। एक बड़ी अगर एडमिनिस्ट्रेशन है और वो दो डिपार्टमेंट्स के तो की पॉलिसीज़ दे, और बाकी जो तीन उसके पांच अगर डिपार्टमेंट्स हों, बाकी तीन को कहे कि नहीं जी आप तो मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, या मुझे नहीं पता कि आपका क्या करना है, तो उसका मतलब है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दैट इज़ नॉट हैविंग द होलिस्टिक टच। इट इज़ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन आज फंक्शन कर रही हो और कहे कि जी मैं एक महीना फंक्शन करूंगी और उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। नो, दिस इज नॉट द केस। एवरी टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेजेंट। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना वजूद मकसद खो देती है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने तमाम डेफिनेशंस में भी देखी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गोल की तरफ जाती हैं। और गोल क्या है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अच्छा चलें भाई जी, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन?
Dear students, what is organization? अच्छा जी, आयशा सजाद कह रही हैं, कैन वी हैव दी स्लाइड्स इन व्हाट्सएप ग्रुप? यस, आई विल शेयर। मैं शेयर कर दूंगा। और ऑफिशियल मैंने कहा था कि एक ही ग्रुप बनाएं, सो द वन ग्रुप इन विच आई हैव ज्वाइंड, दैट वुड बी द ऑफिशियल ग्रुप। ये मतलब हर बंदा अपने अलग से ग्रुप्स ना बनाए, ताकि एक ही दफा चीज शेयर और कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बीच में कुछ वो ड्रॉप हो गई थी कॉल, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का पूछा था, तो अक्सा कह रही है ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छी, खूबसूरत, शाबाश। अच्छा जी,
शजरे कहती हैं जी ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नाइस। ईजा कहती हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन द सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक है जनाब, सब लोगों का मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन टू or more people join for a common purpose, an organization is formed. हाँ जी वसतुल्ला ठीक है, वो बीच में ड्रॉप हो गई थी ना कॉल, तो वो चैट ऊपर चली गई। आपने आपका जवाब अब देखना पड़ेगा, नहीं तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात मेरे ऊपर आ जाती है। वसतुल्ला किधर गए जनाब? क्योंकि आपने डेफिनेटली दिया होगा और मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। वसतुल्ला हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर लाइक नेबरिंग। ठीक है जी, शाबाश, बिल्कुल सही कहा जी आपने। ग्रेट ग्रेट, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, कुछ जो है ना वो ज़ाहिर आप सब के नाम आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से मोर देन 75 to 80 लोग हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कभी कुछ के नाम ले लिया करूँगा कभी कुछ को, ठीक है, तो इस वजह से माइंड नहीं करना आप लोगों को। अच्छा जी जनाब, दोबारा जी आते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को हमने देख लिया। So whenever there is an organization, there is administration and there is management. दोनों फंक्शंस भी उसमें होते हैं और दोनों तरह के पीपल भी पाए जाते हैं। एक और खूबसूरत बात, एक ही बंदा अपने कुछ रोल्स में एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट अदा कर रहा होता है और कुछ रोल्स में मैनेजमेंट का। अब आप कहेंगे कि जनाब कि ये कैसे बात हुई। हम एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं या एक कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। सो कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब हैं, उनके नीचे उनकी मैनेजमेंट है, फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, डिप्टी हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं वगैरह वगैरह। तो अब विद इन द कॉलेज या विद इन द स्कूल जो पॉलिसी है वो तो दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा कर रहे हैं और उनके नीचे जो उनकी टीम है जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो मैनेजर्स हैं। अच्छा, बाज़ केसेस में, अब जो गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूंगा या गवर्नमेंट कॉलेज की, बाज़ केसेस में उनके ऊपर भी एक इदारा कोई मौजूद है, मसलन हेड ऑफिस है, डायरेक्टरेट है, और या आप कहें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, और वो कोई पॉलिसी देते हैं जिसको प्रिंसिपल साहब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टीओ ऑफिस के पास चली गई या डायरेक्टरेट के पास चली गई और प्रिंसिपल इज अ मैनेजर सिंपली, ठीक है। तो एक ही जो बंदा है वो मुख्तलिफ रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है। लें जनाब, गोल ओरिएंटेड होती है, हमने गोल की बात कर ली। तो whenever there is a goal an organization is formed, it is social and human nature। तो हम डिस्कस कर चुके पहले लीडरशिप में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, यानी कि इंसान चूँकि एक सोशल बीइंग है और ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो चीज़ों को वो चाहता है कि अच्छे तरीके से हों, अच्छे अंदाज में। इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ एवर चेंजिंग, मतलब बाज़ औक़ात एक ही पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ता है, बाज़ औक़ात इट इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। तो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी और इसी से मिलती जुलती चीज़ें हमें मैनेजमेंट में भी नजर आएगी। चलिए ये हमने देख लिया। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी? तो ये हम सिंपली इसको टच करते जाते हैं। तो पहली इसका है कि ये वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स देती है जी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे अंदाज में चल सके। अगर स्कूल की या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि इदारे सही तरीके से, स्कूल या कॉलेज सही तरीके से
चल सके। To make use of appropriate materials to bring about the effective development of human qualities. अब ये प्योरली हम जिस कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं, बात कर रहे हैं, तो हम ये एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि मटेरियल्स का अच्छे अंदाज में इस्तेमाल, ये स्किल है एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसको इम्प्लीमेंट करती है मैनेजमेंट। अच्छा जी जनाब, आगे चलते हैं। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, to assure that growth of children and adults and the people involved in the management. एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे है कि एक तो जो मैनेजमेंट उनके ज़िम्मे है, उनके नीचे है, उनकी भी केयर करें, ग्रोथ करें, और साथ जिनको मैनेजमेंट ने डील करना है उनकी भी ग्रोथ करें। लें जनाब, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जी, बहुत खूबसूरत। पहला प्रिंसिपल है जी, एक मिनट, डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा जी, ये क्या होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन छोटी से बड़ी होती जाती हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है उसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होते जाते हैं। अगर कुछ बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है तो हर बंदे के ज़िम्मे कुछ काम है, उसने वही काम करना होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी हो जाती हैं तो वही जो बंदे हैं उनकी जगह वो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ये जी एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है, ये जी ये जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के ज़िम्मे एक काम आ जाता है। सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी देयर, तभी हम अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने काम लेना है, साथ ही साथ उसके पास अथॉरिटी भी होती है, और इन दोनों में से अगर एक चीज़ भी मिस हो तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर सकती। मसलन एक बंदा है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, मसलन फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, बंदों को ऑर्डर वो नहीं दे सकता, मैनेजमेंट को काम पे वो नहीं ला सकता, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि he is having or she is having no authority, and when there is no authority, so definitely he would not be or she would not be able to shoulder his responsibility. उसके ज़िम्मे जो काम है वो भी नहीं हम पूछ सकते, तो लिहाजा उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी तो उसी सूरत में होगी कि जब आपने फ्री हैंड दिया, उसको ऑफिस दिया, उसको तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया कि भाई आपका ऑर्डर माना जाएगा, जो नहीं मानता हमें बताएं, हम उसको उठा के तो बंद कर देंगे। ठीक हो गया जनाब? यस, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? मतलब एक हायरार्की है, बात सुनी जाए, बड़ा छोटे की बात सुने, उसका जूनियर उसकी बात सुने, उसका जूनियर उसकी बात सुने। जब तक ये डिसिप्लिन नहीं होगा तो अपना काम, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये क्या होती है जी? मैं रिस्पांस को लेना चाहूँगा क्लास से। व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड? एक दो बंदे, चले मैं रिस्पॉन्सेज ले लेता हूँ। व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड?
हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, कमांड मीन ऑर्डर्स। अच्छा जी, तो सतुल्ला कह रहे हैं जी कि ऑल फोर्सेस फॉल अंडर वन रिस्पॉन्सिबल कमांडर। गुड जी, गुड। यूनिटी ऑफ ऑर्डर जी, किसी और ने कोई और कॉन्सेप्ट दिया है, चले। नाइस, लें जनाब। यूनिटी ऑफ कमांड से ये मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर या पॉलिसी देने वाला एक ही हो, एक ही बंदा या एक ही ऑफिस हो कि जिसकी बात सुनी जाए। अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे और वो ऑर्डर्स मुख्तलिफ देंगे तो इससे कन्फ्यूजन फैलेगी। सो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। वन पर्सन और वन ऑफिस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। उसी से पूछा भी जाएगा। अगर हर बंदा ही अपने ऑर्डर चला रहा है तो फिर पूछेंगे किससे? क्योंकि जब जिम्मेदारी आएगी तो कोई भी नहीं लेगा, कोई कहेगा नहीं जी, नहीं मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने कहा। ठीक है, सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है जी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या मुराद है? ये टेक्निकल चीजें हैं असल में सारी, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ही जो ऑफिस है वो दो या तीन ऑफिस के अंडर ना आए, उस उसको डायरेक्शन एक ही जगह से आए। तो देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो ऑर्डर है वो ऊपर से चलता हुआ आए नीचे तक। सो देयर शुड बी अ डायरेक्शन। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन का असूल है जी। क्या? दो तरह के इंटरेस्ट हैं, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है ये सुपरसीड करेगा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। इंडिविजुअल का दिल नहीं कर रहा काम करने को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आउटपुट देनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने गोल अचीव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात मानी जाएगी। इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे कर रही है, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रही है। ठीक है जी। तो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो देखा जाएगा। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल है, फिर जिन लोगों से काम लिया जाए उन्हें कुछ उजरत भी दी जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का असूल है। सेंट्रलाइजेशन है जी। ये सेंट्रलाइजेशन जो है इससे हम यूनिटी ऑफ कमांड भी कह सकते हैं, कि जहाँ से ऑर्डर निकले वो सेंट्रलाइज्ड एक ही बॉडी हो, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो कन्फ्यूजन फैलेगी। स्केलर चेन ऑफ कमांड, हाँ जी जनाब, ये क्या होती है जी स्केलर चेन ऑफ कमांड? इसका मतलब ये है कि एक जो बॉस है उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनके आगे से फिर कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनके आगे से भी कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे, और इसी तरह ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऑर्डर्स चलेंगे और नीचे से ऊपर रिपोर्टिंग या इंफॉर्मेशन चलेगी। ऑर्डर, अब ऑर्डर यहाँ दो मीनिंग में आया है। एक तो डिसिप्लिन और नज़म के मीनिंग में भी ऑर्डर है कि देयर शुड बी एन ऑर्डर, हर चीज़ एक ऑर्डर में हो। एंड सेकेंडली ऑर्डर का मतलब है जो कमांड होती है, कि कमांड जो दी जाए, सो ऑर्डर इज ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ऑर्डर को अगर ओबे ना किया जाए तो वो फिर ऑर्डर नहीं रहता। देन इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है जी? व्हाट इज इक्विटी? अच्छा जी, किन की कॉल नहीं ज्वाइन हो रही?
अच्छा जी, आप लोगों ने माशाल्लाह इक्विटी 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 बराबरी को भी कह रहे हैं फिर लोग जी, बराबर होना। इक्वालिटी क्या है फिर? अगर इक्विटी बराबरी है तो देन व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? अच्छा जी, ये राधा गुजार कह रही हैं जी, इक्विटी आर बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। अच्छा जी, ह्यूज डिफरेंस है जनाब, क्या है वो ह्यूज डिफरेंस? अच्छा जनाब, इंसाफ कह रहे हैं आप लोगों ने अच्छे दिए। आयशा कह रही है सपोज टू पीपल आर हंग्री एंड वन इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वन ब्रेड अमंग। ठीक है, ठीक कहा, शाबाश। कॉन्सेप्ट है आप लोगों में, बहुत अच्छे, शाबाश। सो इक्वालिटी इज कि मसलन जो रिसोर्सेज हैं वो एक जैसे दे दिए जाएं। भाई साहब को दो दो रोटियां दे दो, भले एक को भूख ज़्यादा है, एक ने खाना ही नहीं खाया हुआ, एक जो है वो पहले ही खा चुका है, भाई हम तो दो रोटियां ही देंगे। तो दिस इज नॉट द केस। और इक्विटी ये है कि आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द यू कैन से डिजर्व, अकॉर्डिंग टू द जितने वो बंदा यानी कि डिजर्व कर रहा है, जितनी उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक दी जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आए तो इसमें क्या होता है जी? तो इसमें इक्विटी है, पे सब की बराबर नहीं। होना तो ये चाहिए, इक्वालिटी है भाई। ये इदारे का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये जो है वो वहाँ का क्लर्क है, ये जो है वो उनका जी एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन भाई होनी इक्वालिटी चाहिए, पे सब की 20,000 ही होनी चाहिए या पे सब की 50,000 ही होनी चाहिए। तो दिस इज नॉट द केस, होता नहीं है इस तरह। अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको चीज़ें दी जाती। लें जी जनाब, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल से क्या मुराद है कि जब आप कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करें तो वो अनसर्टेनिटी में ना हो, उन्हें एक पीरियड के लिए हायर कर लें आप, और उसके बाद उन्हें फिर मतलब जब वो पीरियड पूरा हो तो फिर उनको वहाँ से निकाला जाए, रिटायर किया जाए। फिर इनिशिएटिव लेना होता है बहुत सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके जी, देन स्पिरिट डी कोर्स, ये क्या चीज़ है जी? चले जी, मैं इस दफ़ा चले आप भी वहाँ लिख दें, कुछ थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ये जनाब एक जज्बा है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ऑन करते हैं, और ये हमारी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। मसलन मिलिट्री की एग्जांपल दूंगा, उसमें ये पाया जाता है। हमारे जो CSPs हैं उनमें ये जज्बा पाया जाता है। मतलब CSP से मेरे मुराद जो CSS करके सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपने जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑन करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं।
अगर कहीं कोई बैचमेट है, ओ ही इज़ माई बैचमेट, लोग एक दूसरे की खातिर नौकरियां छोड़ देते हैं, जाने दे देते हैं। ठीक है, मिलिट्री में भी इसी तरह है। सो फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन स्पिरिट डिकोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी जनाब, इसके बाद आए सो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। एक बहुत फार्मूला जो मशहूर हुआ वो पोस्ट कॉर्ब है, पोस्ट कॉर्ब। अब ये जो जितने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनसे कुछ मीनिंग बनता है जी। तो पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा जी, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, और को से है कोऑर्डिनेशन। अब ये सारे एलिमेंट्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, और मज़े की बात ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं और मैनेजमेंट के भी हैं। ये आपके जहन में रहनी चाहिए बात। अच्छा जी, प्लानिंग क्या चीज़ है? पहली चीज़ है ना प्लानिंग। तो हम, ये बड़ी आम टर्म है, हम सुनते हैं कि जी प्लानिंग नहीं की गई, इसी वजह से ये नुकसान हुआ है, फलां प्लानिंग नहीं हुई जी, फलां नहीं हुई जी। The establishment of a formal structure of authority through which work subdivisions are arranged, defined and coordinated for defined objectives. तो क्या है जी इसमें प्लानिंग में कि आप पहले से डिटरमिन करते हैं, प्लान करते हैं कि जी ये एक्शन होगा हमारा। जी प्लानिंग कर लिया। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? द इस्टेब्लिशमेंट, अच्छा ये शायद थोड़ा सा ये यहाँ कुछ लिखा नहीं गया सही। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसमें अरेंजमेंट की जाए और एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो रख लिए जाए। स्टाफिंग, स्टाफ से ये वर्ड निकला है, स्टाफ से मुराद बंदे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बंदे इंतहाई ज़रूरी होते हैं, स्टाफ इंतहाई ज़रूरी होता है, और ये वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। द पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रेनिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर वर्क। तो स्टाफिंग या रिक्रूटिंग से मुराद ये है कि बंदों को हायर किया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट दी जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएं, उनका एक पूरा एक उसको हम क्या कहेंगे प्रोग्रेशन हो कि जनाब ये बंदा आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर ये डिप्टी डायरेक्टर बनेगा, फिर ये डायरेक्टर बनेगा, फिर ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनेगा, फिर ये डायरेक्टर जनरल बनेगा, और इस एज तक ये रिटायर हो। तो अब ये पूरा एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये चीज़ें ह्यूमन नेचर के साथ लिंक्ड हैं। तो ये इस वजह से जो स्टाफिंग है ये बड़ा, और अमूमन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये एचआर ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स इज वन एंड द सेम थिंग। डायरेक्टिंग जी, डायरेक्टिंग से मुराद है कि डिसीजंस करना और उनको कन्वे करना फिर नीचे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स की शक्ल में। कोऑर्डिनेटिंग क्या है कि बहुत सारे जो आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को उसमें कोऑर्डिनेशन हो, या एक मुख्तलिफ टास्क हैं वो मुख्तलिफ लोगों को दिए हुए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिए हुए हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर लिया जाए। और कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो फिर काम खराब हो जाता है। रिपोर्टिंग, keeping those records of who are answerable to executive and also to inform him about what is going on। अच्छा जी, रिपोर्टिंग
जिस तरह डायरेक्टिंग है वो ऊपर से डिसीजंस नीचे की तरफ आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, तो नीचे से रिपोर्ट जाती है ऊपर की तरफ। ये याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो जूनियर बंदा है वो रिपोर्ट करता है टू हिज सीनियर, और हमेशा जो ऑर्डर देता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है जी, तो ये टर्म्स हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल है। बजटिंग, इट इज़ द फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बजट के बगैर नहीं चल सकती। बजट के बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वजूद नहीं, और ना वो अपने काम कर सकती है। अब वो बजट को लेने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट अलग लेंगी, इसी तरह बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसा इकट्ठा करती हैं। लेकिन मोड जो भी हो, इलेक्शन का मोड जो भी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहरहाल बजट की ज़रूरत होती है। अप्रोचेस टू एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जी 4 प्रिंसिपल हैं, और इनको अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया थी। Eliminate the guess of rule of thumb. Try to find out the approaches in deciding how each worker has to do a job by adopting scientific measurements to break the job into series of small and related tasks. अच्छा जी, एक अप्रोच जो पहली है या उसके जो प्रिंसिपल्स है वो ये है कि आप जो जॉब्स हैं, मुख्तलिफ काम लेने हैं लोगों से, उनको छोटे छोटे पीसीस में तकसीम करें ताकि उनकी मेजरमेंट आसान हो सके। छोटे पीसीस क्या हो सकते हैं? मसलन हमने अगर सिलेबस कवर करवाना है, हम एजुकेशन से एग्जांपल लेंगे, और उसमें उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म। अब हर हिस्से का जो सिलेबस है, कोर्स कंटेंट्स हैं, वो अलग करके कर दिए जाते हैं ताकि एट द एंड हमें सारे के सारे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। Use more scientific and systematic methods for selection of workers and training them for specific jobs. दूसरा जो प्रिंसिपल है, लोग जो लें वो इंतहाई सिस्टमेटिक वे में लें, बाकायदा टेस्ट लें, एप्टीट्यूड टेस्ट लें, इंटरव्यूज़ करें, फिर उनकी ट्रेनिंग करें ताकि वो सही काम कर सकें। Establish the concept that there is a clear division of responsibility between management and workers, as management has to do goal setting, planning and supervision, and workers executing the required tasks. अच्छा, ये एक बड़ा इशू है स्पेशली हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रिंसिपल ये कहता है, जो इसके अप्रोचेस के हैं या इसके जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो ये कहते हैं कि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए मैनेजमेंट में और वर्कर्स में, और जहाँ ये तफरीक ख़त्म हो जाए तो वहाँ फिर वो मैनेजमेंट नहीं रहती, वो फिर वर्कर्स के साथ ही मिल जाती है, वो स्टाफ के साथ ही मिल जाती है। हाँ, कंजीनियल रिलेशनशिप्स होना और चीज़ है, लेकिन इस तरह ना हो कि मैनेजमेंट कोई ऑर्डर करे या काम का कहे तो वो उसको मजाक में टाल दे, या इस तरह ना हो कि वर्कर काम कर रहे हैं और कहें कि यार ये जो हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारा बॉस है, चले, या हमारे सुपरवाइज़र हैं, यार ये कमरे में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर अब बंदों की ज़रूरत है, हमने ये फलां काम करना है, क्लासें लेनी है फॉर एग्जांपल, तो इनका भी काम है कि आए क्लासें लें हमारे साथ ताकि इन्हें भी पता चले कुछ। तो इस तरह की चीज़ों से उनका रोल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उनका रोल क्या है? प्लानिंग है, एग्जीक्यूट करना, ओवरऑल एक्टिविटी। अगर वो नहीं काम करेंगे तो नीचे वाली एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, फोर्थ वन इज एस्टैब्लिश द डिसिप्लिन इन विच मैनेजमेंट सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्कर्स कोऑपरेट इन अचीविंग। ये जनाब इंतहाई ज़रूरी है, जो डिसिप्लिन है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव सेट करेगी
और वर्कर्स काम करेंगे, यानी कि नीचे स्टाफ अपने अपनी लेवल के मुताबिक काम करेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल इतना कामयाब हुआ कि ये तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल चल रहा है। इवन के फैमिली में भी यही चलता है कि घर का जो सरबराह है वो एक गोल सेट करता है और बाकी उसे अचीव करते हैं। अच्छा जी, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ आने से पहले अच्छा जी जनाब, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, उसका एक लीडिंग प्रिंसिपल है, और वो लीडिंग प्रिंसिपल ये है कि फियर ऑफ गॉड इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिल्कुल बुनियादी नुक्ता है, बुनियादी पॉइंट है, वो ये है कि खुदा खौफ। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने बंदे मौजूद नहीं होते जिनके बारे में वो डिसीजन कर रहा होता है, और वो किसी को फेवर भी देना चाहे तो दे सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकता है, लेकिन वो फियर ऑफ गॉड है, खुदा खौफी है जो उसको इस काम से महफूज रखता है। अच्छा जी जनाब, तो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम प्रिंसिपल्स देखें तो ये पहली जो चीज़ है कि जो लॉ है वो कुरान और सुन्ना से डिराइव किया जाएगा, और उसके बाद जो दो और सोर्सेज हैं यानी कि इजमा और कियास, ये इसके बाद है। The ijma of the past is not binding upon the people. All state functionaries have to dictate themselves to defend the divine law. The head of the state should always be a Muslim. अब ये कुछ इसमें पॉलिटिकल वो भी आ गया है, और कुछ जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रिंसिपल लागू हो जाता है। ऑल सब्जेक्ट मतलब जितने भी लोग हैं, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, शैल बी गारंटीड इक्वल सिविल राइट्स। इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे हैं साथ, तो उनके साथ बायसनेस नहीं की जाएगी। जो राइट्स बीइंग एम्प्लॉय एक मुस्लिम को हासिल है वही नॉन मुस्लिम को भी हासिल है। इसी तरह विमेन और विमेन मैन और विमेन उनके भी इक्वल राइट्स है जनाब। The chief executive will be elected by the people and govern through consultation. ठीक है जी, ये जो यानी कि सरबराह है उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। Islam seeks to set up a just society and therefore attaches the highest importance to justice, equity and fair dealing. So लिहाजा ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों चीज़ें, जस्टिस, इक्विटी और फेयर डीलिंग, और इसके लिए ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। Everyone is equal before the law and enjoys equal opportunity. कि कानून के सामने सब बराबर हैं। हमें इस्लामिक हिस्ट्री से ये बात पता चलती है कि इवन जो अदालत है वो बुलाती है जो वक्त के हाकिम हो, यानी कि खलीफा, यानी कि अमीरुल मोमिनीन, तो वो भी अदालत के सामने पेश होते हैं, और उस वक्त वो ये नहीं कहते कि मैं यहाँ का खलीफा हूँ या मैं यहाँ का जो है ना वो प्रेसिडेंट हूँ या नहीं। वो पेश होते हैं और अपना जो जवाब है वो देते हैं।
और दूसरा ये कि दैट इन एन इस्लामिक स्टेट इवन द हेड ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी सूड not only as a private individual but also in respect of his public acts। और दूसरी चीज़, एक कानून के सामने जो जो स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, वो दो चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। एक अपने इंडिविजुअल जो उसके एक्शंस हैं उनका भी, और जो उसके पब्लिक एक्ट्स हैं, यानी कि उसने ऑफिस, जो वो ऑफिस होल्ड किया, उसमें अगर कोई उसने ख़यानत की या उसने कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो उसे भी सू किया जा सकता है, उसे भी कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अच्छा जी, नॉन मुस्लिम्स को फुल प्रोटेक्शन होगी, ये हम पहले भी देख चुके। Only a democratic form of government is prescribed by Islam, the Quran states, and those who respond to their Lord and keep up prayer, and their rule is take counsel among themselves। तो कुरान पाक की एक आयत का हवाला देकर कि वो जो ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और तीसरा ये है कि देयर रूल इज़ टू टेक काउंसल अमंग देयरसेल्फ, वो आपस के मामलात मुशावरत से तय करते हैं। The Quran instructs even the Prophet ﷺ to seek advice, therefore forgive and ask pardon for them, consult them in the affairs। कि आप भी अगर मुशावरत करें, सो मुशावरत एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, द स्टेट शुड मेंटेन एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड शुड नॉट बी अलाउड। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज के हवाले से, स्पेशली मॉनेटरी रिसोर्सेज। वो ये है कि चंद हाथों में दौलत इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वेल्थ के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वेल्थ इन द सोसाइटी इज जस्ट लाइक द ब्लड इन द बॉडी। कि अगर ब्लड फ्लो ना करे और रुक जाए तो इसका मतलब है बॉडी अपना फंक्शन ठीक नहीं कर रही। तो सेम इज़ द केस विद वेल्थ। वेल्थ अगर ठीक तरीके से काम सर्कुलेट नहीं कर रही और चंद हाथों में रुक गई है, तो इससे जो मुआशरा है वो तरक्की नहीं करता, लोगों में जज्बात बुरे फैलते हैं। अच्छा जी, ये कुछ राइट्स हैं जी, तो हम इनके साथ सब की तफसील में नहीं जाते। बीइंग इस्लामिक जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर हो तो उसकी रियाया जो है उनके प्रॉपर्टी का, लाइफ का, रिलीजन का, मूवमेंट का, तो राइट टू हियरिंग है, तो ये मुख्तलिफ राइट्स हैं जो। अच्छा जी, इस्लामिक मॉडल के डायनामिक्स ये हम देख चुके हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, सुन्ना एंड हदीस, इज्तिहाद एंड इजमा। तो ये चार, इनको हम माखज़ भी कहते हैं कानून साजी। ले जनाब, ये हमारा था तकरीबन फर्स्ट यूनिट। तो मैं अब चाहूँगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कर लें।